हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और अभी हम इसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं जो चैप्टर 2 में हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल 2.7। तो ये 4 पार्ट्स में है, ए बी सी एंड डी। तो इनके आंसर्स हमें यहाँ पर देखने हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो फर्स्ट है यहाँ पे अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। जब कॉम्बिंग करते हैं हम जनरली, है ना, कॉम्बिंग करते हैं जब ड्राई हेयर से, तो वो जो कॉम्ब है अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। अगर ये कॉम्ब है, इसको हमने कॉम्बिंग किया अपने ड्राई हेयर से, फिर हम इसको छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों पे ले जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करने लगता है उस पेपर के टुकड़े को। कोई भी टुकड़ा मिल जाए पेपर का, बहुत सारे टुकड़े हों, उनको धीरे धीरे करके अट्रैक्ट करता है। तो क्यों ऐसा होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, जब भी हम कॉम्बिंग करते हैं तो मान लीजिए ये कॉम्ब है, ठीक है। अगर ये कॉम्ब है, अगर यहाँ पे पेपर का टुकड़ा है, कोई भी ये पेपर का टुकड़ा है और ये कॉम्बिंग किया हुआ कॉम्ब है, हमने अपने ड्राई हेयर से इसको कॉम्ब किया है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। ड्राई हेयर्स हैं, जब भी कॉम्बिंग करेंगे तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। तो इसके पास एक चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसके पास कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया अगर कॉम्ब के पास। तो ये जो पेपर है, क्योंकि पेपर तो न्यूट्रल है, जब भी अपनी जगह पड़ा है, इसके पास सेम पॉजिटिव है सेम नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो जब भी हम कॉम्ब को इसके पास ले जाएंगे, किसके पास, इस पेपर के पास ले जाएंगे, तो जितना भी जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये अट्रैक्ट करेगा अपने पास, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होगा पेपर का वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इसका थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। मान लीजिए ये पेपर है, तो जो नेगेटिव चार्ज हैं वो किधर आएंगे, इसकी तरफ आ जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है कॉम्ब का, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर हो जाएंगे, मीन्स ये पोलराइज्ड हो जाएगा। जो पेपर है, ये पेपर मान लिया हमने यहाँ पर, और ये कॉम्ब है, ठीक है। ये कॉम्ब है और जो कि ड्राई हेयर से हमने इसको निकाला हुआ है, मींस ड्राई हेयर से कॉम्बिंग करने के बाद की पोजीशन है। तो ये चार्ज हो जाएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसके पास आ जाएगी, मींस एक चार्ज मिल जाएगा इसको, स्टैटिक चार्ज अपनी जगह रहेगा। जब हम इसको पेपर के पास ले जाएंगे तो पेपर में न्यूट्रल होता है, पेपर सिंपल है, उसके बाद जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि ये पेपर जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे कि ये पेपर्स जो हैं इस पर चिपक जाएंगे पेपर, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट इसका, वाई। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे। अगर हेयर हमारे वेट हैं, मतलब गीले हेयर हैं, या फिर हम रेनी डेज में, रेनी डेज जब बरसात का मौसम होता है तो क्या होता है कि हमारे बाल थोड़े से मॉइस्चराइज हो जाते हैं ना। तो मॉइस्चराइज बाल में जब हम कंघी करते हैं या फिर कॉम्बिंग करते हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन कम होगा, बहुत कम होगा, इससे बहुत कम चार्ज आएगा। तो थोड़ा बहुत चार्ज आएगा, इससे क्या होगा कि पोलराइजेशन नहीं कर पाएगा पेपर्स के जो टुकड़े हैं, तो फिर इनको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। कब, जब हमारे हेयर अगर गीले हैं, वेट हैं, या फिर रेनी डे की अगर हम बात करें तब। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे बी, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। सिंपल जो रबर होती है इंसुलेटर होती है, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं, एयरप्लेन होते हैं, उनके जो टायर्स हैं, स्पेशल रबर्स स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके टायर जो हैं वो एक स्पेशल रबर से बनाए जाते हैं, ठीक है। स्लाइटली कंडक्टिंग, थोड़े थोड़े कंडक्टिंग होते हैं वो जो टायर बनाए जाते हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अगर कोई ये एयरक्राफ्ट है, ओके, अगर ये एयरक्राफ्ट है कोई भी, तो इसके जो टायर्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं स्लाइटली कंडक्टिंग। स्लाइटली कंडक्टिंग क्यों बनाए जाते हैं ये, स्लाइटली कंडक्टिंग मीन्स इनमें थोड़ा सा कंडक्टर्स के पार्ट्स डाल दिए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कंडक्टर्स मिला दिया जाता है इनके टायर्स में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या मिला देते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल को ऐड कर देते हैं, है ना, स्लाइटली, क्योंकि रबर होती है, लेकिन ये स्पेशल रबर होती है। जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसकी जो रबर होती है टायर्स की, वो स्पेशल रबर होती है जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल मिला रहता है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। ऐसा क्यों होता है, वाई इज दिस नेसेसरी। तो देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, तो जिस टाइम ये फ्लाई कर रहा होता है तो एयर के साथ इसके क्या होते हैं, एयर्स
एयर बहुत तेज़ी से पास होती है तभी ये फ्लाई करता है ना। बर्नौली इक्वेशन पे काम करता है, तो एयर जो पास होती है प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसी से ये फ्लाई करता है। तो काफ़ी ज़्यादा एयर मूव होती है इसके चारों तरफ से, एयरक्राफ्ट के चारों तरफ से क्या होती है, एयर मूव होती है। तो एयर के साथ क्या होता है, फ्रिक्शन होता है इसका, किसका, जो एयरक्राफ्ट है इसका एयर के साथ फ्रिक्शन होता है। तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन से इसके पास चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, क्या होगा ही चार्ज प्रोड्यूस, और स्टैटिक चार्ज इस पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा जब भी ये फ्लाई करेगा। बहुत टाइम तक, 1 2 4 घंटे तक अगर ये फ्लाई कर रहा है तो इसके पास बहुत सारा चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसके पास आ जाएगी। तो हम करते क्या है कि इसके टायर्स में जब ये लैंड करता है तो जब भी ये ज़मीन से टच होता है, तो जैसे ही ज़मीन से ये टच होगा तो फिर से ये इसके जो टायर्स हैं ये भी इसके साथ फ्रिक्शन के साथ, है ना, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल इनके साथ नहीं मिला होगा, इनमें थोड़ा भी पार्ट नहीं मिला होगा, तो फिर से ये टायर भी इसके साथ क्या होंगे, फ्रिक्शन होगा, इनमें भी यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, यहाँ पे भी और ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, तो चार्ज का जो अमाउंट है वो और बढ़ जाएगा, इसके टायर्स पे भी चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर ये क्या है, अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है अगर इसके टायर, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या इकट्ठा हो जाएगा, चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इसके टायर्स पे भी, है ना। और ऑलरेडी इसकी फ्रेम पर भी चार्ज होगा क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस से इकट्ठा हुआ है ना। टायर्स पे भी ऑलरेडी होगा क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा, इसके टायर के साथ भी फ्रिक्शन होगा। तो होगा क्या, अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल नहीं मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, जब भी लैंड कर जाएगा, कोई भी इसको टच करेगा इस प्लेन को, तो उसको करंट लगेगा। ठीक है, सिंपल करंट उसे लगेगा, कोई भी बाहर से इसका गेट खोलेगा, कुछ भी करेगा, XYZ जो भी काम करेंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्या होगा, करंट लगने का शॉक लगेगा किसी को भी। ठीक है, तो वो जो चार्ज है इसमें आग ना लगे या कोई भी बात ना हो, तो इस चार्ज को हम चाहते हैं कि ये अर्थ में चला जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके टायर्स में थोड़ा थोड़ा कंडक्टिंग मटेरियल हम ऐड कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जितना भी चार्ज है, जैसे ही लैंड करने के लिए रन करता है हाईवे पर, है ना, जहाँ पे भी अपना ये एयरपोर्ट होता है वहाँ जो रन करता है, तो जो भी चार्ज है वो क्या होता है, अर्थ में चला जाता है। ठीक है, क्यों चला जाए, जितना भी चार्ज है कैसे जाएगा वो, जब इसके जो टायर है उसमें थोड़ा बहुत भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा, तो वो कंडक्टिंग मटेरियल क्या करेगा, इस चार्ज को फ्लो करा के अर्थ में पहुंचा देगा। इससे ये बेनिफिट हमारा यहाँ पे रहता है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होता है तो इसमें आग वाग लगने की संभावना कम हो जाती है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता। ठीक है, ओके। तो थर्ड है इसका, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। तो इसमें भी वही बात है, जो व्हीकल्स होते हैं जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स ले जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल लेके जाते हैं, कुछ टैंकर होते हैं, यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन। उनमें एक मेटेलिक रोप होती है, जो कि अर्थ से टच करती रहती है। मान लेते हैं कि ये एक ट्रक है, ओके, और इसमें कहीं पे बीच में हम एक मेटेलिक रोप डाल देते हैं जो कि अर्थ से टच होती हुई चलती है, अर्थ से टच होती हुई चलती है। वही चीज़ है यहाँ पर भी, एयर का रेजिस्टेंस होगा, जब भी ये मूव करेगा एयर का रेजिस्टेंस होगा, एयर का दोनों का फ्रिक्शन होगा, तो इस पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल है, कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, कुछ भी है, तो इससे क्या होगा कि आग लगने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी से चार्ज के साथ अगर स्पार्किंग होती है इसकी ना, बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो स्पार्किंग अगर होती है तो वहाँ पर आग लगने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हम मेटेलिक रोप हमने डाल दिया है, मेटल का एक रस्सी डाल दिया, कह दिया, तो इस जितना भी चार्ज प्रोड्यूस होगा इसके फ्रेम पर, वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जो भी चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। फिर कहेंगे अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। वैसे ही प्लेन वाले केस में होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, तो ये इसका बेनिफिट रहता है कि हम एक मेटेलिक रोप डाल देते हैं किसी भी व्हीकल में जो भी एक इनफ्लेमेबल मटेरियल लेके जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। डी, अ बर्ड परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन। एक बर्ड है जो कि एक हाई पावर लाइन है, जो नंगे तार होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बैठी हुई है, एंड नथिंग हैपन्स टू द बर्ड। बर्ड को कुछ भी नहीं होता, मीन्स इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता उसे, बट अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेज द सेम लाइन एंड गेट्स ए फैटल शॉक। वाई? तो सिंपल आपके क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ ये बोल रहे हैं एक बर्ड है, देखिए मैं मान लेता हूँ ये एक लाइन है, हाई पावर लाइन है, 440 वोल्ट मान लिया हाई पावर लाइन है, ठीक है, 440 वोल्ट जनरली,
220 वोल्ट भी जो हमारे घरों में आती है, सो ये भी 220 वोल्ट आप ले सकते हैं। 440 वोल्ट की हाई पावर लाइन है और इस हाई पावर लाइन पे एक बर्ड बैठी हुई है। तो हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बर्ड, हाँ बैठी हुई है, एक बर्ड है, ओके, एक बर्ड है जो कि बैठी हुई है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये जो बर्ड है इसको कुछ भी नहीं होता, मीन्स इसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लाइन है कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रिक हाउस से, जहाँ से भी ये लाइन आ रही है। तो ये 440 वोल्ट पे, सब जगह 440 वोल्ट है, जहाँ पे भी ये पहुँचेगा। मान लिया अगर ये 220 वोल्ट होता तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट पर ही हमें वोल्टेज पर मिलती है। तो यहाँ पर भी हमें 440 वोल्ट पर ही वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। अगर इस पर ये यहाँ बैठ गई है ना, ये बर्ड है यहाँ बैठी हुई है, इसके जो ये पैर हैं कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे देखें अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए यहाँ पे भी 440 वोल्ट है पोटेंशियल, यहाँ पे भी 440 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए हमको, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इसकी बॉडी से। जो भी बर्ड है ये, इसकी बॉडी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ओके, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो होता है जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगता है हमें जब पोटेंशियल का डिफरेंस का कहीं पे भी होगा। कोई भी बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब कब जलेगा, यहाँ से हमें एक नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, तभी तो बल्ब जलता है ना। ऐसे ही यहाँ पर सेम पोटेंशियल पर है ये, तो ये इसे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेज द सेम लाइन एंड गेट्स ए फैटल शॉक। अगर एक अब आदमी है ना, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, एक आदमी खड़ा हुआ है ये अर्थ पे, एट अर्थ, ठीक है, अर्थ पे एक आदमी खड़ा हुआ और ये इसे टच करता है, ठीक है, ये इसे टच करता है, ये मैन है यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये अगर इस लाइन को टच करता है और ये अर्थ पे खड़ा हुआ है तो इसे हाई शॉक लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए अर्थ का पोटेंशियल क्या मानते हैं हम जनरली, 0 पोटेंशियल पे होती है अर्थ, ठीक है। अब देखिए 2.1 तो ये कहाँ टच कर रहा है, इसके पैर कहाँ टच कर रहे हैं, अर्थ पे टच कर रहे हैं, और इसका हाथ कहाँ लगा हुआ, 440 वोल्ट पे। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 440 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, सिंपल है, करंट का फ्लो होगा इस आदमी की बॉडी से, इस मैन की बॉडी से करंट का फ्लो होगा। इससे क्या होगा, इसे हाई शॉक लगेगा। क्या होगा, हाई फैटल शॉक, ठीक है। लेकिन बर्ड को नहीं लगेगा क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0, जहां पे भी इसने पकड़ रखा है। लेकिन ये जो आदमी है इसने यहां से इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 440 वोल्ट का है। अगर यही इसी बात पे अगर हम बात करें, अगर ये बर्ड अगर एक और लाइन यहाँ पे किसी दूसरे वोल्ट पे, यहाँ पे किसी दूसरे फेज में जा रही है ना, इन दोनों को अगर ये टच करता है, अगर इसकी ये जो सिर है यहाँ से टच कर जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस पे है और एक माइनस पे है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर ये शॉक लगेगा इसे, है ना, इसे मर जाएगी ये, फिर जल के मर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर ये 2 पोटेंशियल डिफरेंस पे ये टच हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर ये टच होती है, क्योंकि ओनली कहाँ रहती है, केवल एक ही तार पे। अगर ये साथ में जमीन को भी टच करे, एक पैर अपना यहाँ रखे, एक पैर अगर अपना ये जमीन पर रखे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है खैर, उस कंडीशन में इसको शॉक लग जाएगा, है ना, क्योंकि हाई पावर लाइन है वो पोल्स पर ही जाती है, सिंपल। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपके, सिंपल। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।